Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई के बारे में. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. इंट्रा ऑपरेटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि IMRI ये एक तरह का प्रोसीजर कह सकते हैं. यानी कि जब हम ब्रेन सर्जरी करते हैं उस टाइम जो हम एमआरआई की इमेज गैदर करते हैं उसको हम इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई कहते हैं. बेसिकली इसमें हमें प्रिसीशन और एक्यूरेसी दो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट हैं जो हमारे सर्जरी के दौरान हम जो हमारी सेंसिटिव चीज़ें हैं ब्रेन में सेंसिटिव जो पार्ट्स हैं उसको पहचानने में मदद करता है, जैसे कि मोटर, स्पीच और विजुअल एरिया, जो कि हमारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट में जो हमें ऑपरेट करना है उसको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है. हालांकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उसमें जो सर्जन है ऑपरेशन से पहले बेसिकली एमआरआई स्कैन करता है, OR बेस्ड स्कैन करता है, जिससे हम एक जो पेशेंट की जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो ऑपरेट करना है उसको इवेल्युएट करता है, उसको एस्टिमेट करता है कि वो किस एरिया पे प्रेजेंट है. तो ये हमारा है इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई. अब इंट्रा ऑपरेटिव को समझने के लिए हम दो फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पहला है हमारा ब्रेन शिफ्ट. यानी कि ब्रेन शिफ्ट के केस में भी हम एमआरआई की इमेजेस की हेल्प से मदद लेते हैं सर्जरी के दौरान. तो जो ब्रेन शिफ्ट है ये बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है जब हमारी क्रेनियोटोमी होती है. यानी कि पेशेंट की हमने क्रेनियोटोमी की, जो ब्रेन की जो बोन्स हैं उसकी कटिंग की, उसके बाद जो उसमें डायनामिक चेंजेस आते हैं ब्रेन के अंदर, उस केस में बोलते हैं ब्रेन शिफ्ट. अब उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है. यानी कि जो हमारी इंट्राक्रेनियल एनाटमी है उसमें चेंजेस आ सकते हैं काफ़ी चीज़ों से. उसमें से एक क्रेनियोटोमी भी है, फिर हमारी बरहोल प्लेसमेंट होती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ड्रेनेज भी होती है. तो ये कुछ केसेस है जिसके बाद जो हम पेशेंट की ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं उसको हम ब्रेन शिफ्ट बोलते हैं. तो सर्जरी से पहले या बेसिकली हम क्रेनियोटोमी के बाद एक एमआरआई की इमेज ले सकते हैं, एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं और इमेज को गैदर करके हम समझ सकते हैं कि उसमें कितनी डायनामिक चेंजेस आई है ब्रेन में. उसके बाद हम पर्टिकुलर जो एरिया पे काम करना है वो सर्जन डिसाइड करता है. तो ये हमारा है फर्स्ट फैक्टर, या एक तरह से किस केस में हम एमआरआई की मदद लेते हैं. सेकंड केस आता है हमारा ग्लायोमास. ग्लायोमास बेसिकली लो ग्रेड ग्लायोमास होते हैं जिसमें बेसिकली जो सर्जन होता है वो हमारा उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है पता लगाना कि जो हमारा ट्यूमर है वो उसके कैप्सूल्स कितने हैं, यानी कि जो कितना अमाउंट में फैला हुआ है. तो पर्टिकुलरली ग्लायोमास का जो एरिया है वो पता लगाने के लिए हम प्री ऑपरेटिव एमआरआई की मदद लेते हैं. यानी कि एमआरआई परफॉर्म करते हैं ग्लायोमास के लिए कि कितना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो हमारा ग्लायोमास है वो फैला है और कितना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हमें और ये बेसिकली सर्जन को ऑपरेट करना है. तो इन सब चीज़ों में एमआरआई एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है. बेसिकली इंट्रा ऑपरेटिवली जो हम एक्वायर करते हैं इमेजेस, यानी कि एमआरआई इमेजेस एक्वायर करते हैं, वो हमारे जो न्यूरो सर्जन है उसको इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रियल टाइम इमेज में और मदद करती है सर्जरी के दौरान. अब इसमें ट्यूमर और जो हमारा विजिबल या एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल टिश्यू है उसकी बाउंड्री में डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होती है जो हम ह्यूमन आई से नहीं कर पाते. तो बेसिकली एमआरआई इमेजेस की मदद से हम कर पाते हैं, जैसे कि जिसमें हमारा एमआरआई डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, कॉर्टिकल मैपिंग और काफ़ी और अदर इमेजेस भी होती है जिसकी मदद से हम ट्यूमर की बाउंड्री को पता लगा सकते हैं और ब्रेन शिफ्ट स्ट्रक्चर को भी. और इसमें हमारा जो हेल्प करता है कि जो हमारा लीज़न है उसके सेक्शन को मैक्सिमली रीसेक्शन किया जाए या बेसिकली उसको काटा जाए, मैक्सिमम उसको एलिमिनेट किया जाए ब्रेन से उसकी सर्जरी के दौरान. तो एमआरआई बेसिकली वाइटल प्ले रोल करता है. एमआरआई इमेजेस न्यूरो सर्जन को इन सब चीज़ों में बेसिकली ग्लायोमास में भी ऑल्सो, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, जिसमें हम
अगर हमें एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता होंगे तो हम विद प्रिसीशन और एक्यूरेसी के साथ हम बेसिकली कट थ्रू कर सकते हैं उसको सर्जरी के दौरान। अदर देन दैट अगर हम विदाउट एमआरआई की हेल्प से करते हैं तो नॉर्मल जो टिश्यू है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हमारे सेंसरी, मोटर और बेसिकली दैट एरिया जो हमारे सेंसिटिव होते हैं उन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी कि जो इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई है या कह सकते हैं एमआरआई की रिक्वायरमेंट किस किस केसेस में पड़ती है। जैसे कि हमारा ब्रेन ट्यूमर, डिस्टोनिया बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मसल्स कह सकते हैं, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही आता है। उसके बाद एपिलेप्सी में हम रिक्वायरमेंट है एमआरआई की। एसेंशियल ट्रेमर, ग्लायोमा, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज़, पेडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर एंड पिट्यूटरी ट्यूमर्स। तो इन सब केसेस में न्यूरोसर्जन को एक्यूरेसी और प्रिसीशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एमआरआई की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है सर्जरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्लानिंग की। तो इंट्रा ऑपरेटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में इसमें हम फॉलोइंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। एक तरह से सर्जन के द्वारा यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। उसमें पहला है हमारा पोर्टेबल IMRI डिवाइसेस, यानी कि कोई भी पोर्टेबल डिवाइस होगा उसको ऑपरेटिंग रूम में ही ले जाकर इमेज को क्रिएट करते हैं। हालांकि उसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो काफ़ी लो होती है, बट वो हेल्प कर पाती है सर्जन को उसकी सर्जरी के दौरान। दूसरा हम कह सकते हैं कि नियर बाई IMRI डिवाइसेस होते हैं, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग रूम के एडजेसेंट रूम में साथ में ही MRI मशीन होती है, उसमें साथ की साथ हमें डॉक्टर मूव करते हैं पेशेंट को और MRI की इमेज गैदर करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली केसेस में कोई अगर जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, ट्यूमर का केस है तो उससे प्री ऑपरेटिव एक MRI की इमेजेस ली जाती है, यानी कि ऑपरेशन से पहले MRI की जाती है। उसमें पर्टिकुलर हमें सीक्वेंस का आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में हमें इतना और ये लीज़न कहाँ है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। उसके बाद सर्जरी की जाती है और मोस्ट ऑफ द ट्यूमर को हटा दिया जाता है पेशेंट के ब्रेन से। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली हम सर्जरी के बाद भी एक MRI करते हैं और उसमें सेम सीक्वेंस रन करके हम देखते हैं कि सर्जन को आइडिया लगता है कि वेदर द ट्यूमर इज़ रिमूव्ड और नॉट। अब उस केस में अगर जो हमारा ट्यूमर था पेशेंट के ब्रेन में अगर वो रिमूव्ड है तो सर्जरी कंप्लीट है, अदरवाइज़ अगर रिमूव नहीं है तो रीसेक्शन किया जाता है, यानी कि और उसको रिमूव किया जाता है पेशेंट की ब्रेन से। इससे हम पेशेंट की सेकंड सर्जरी का जो एक तरह से चांसेस हैं उसको कम करते हैं। तो एक बेनिफिट मिलता है हमें MRI की इमेजेस से, उसको बेटर डायग्नोस होता है और बेटर ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का। अब बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस की। जैसा कि हमें पता है पहला पॉइंट आता है हमारा रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्टेज पे, वो हमारे ट्यूमर को रिमूव करने में इंट्रा ऑपरेटिव MRI काफ़ी वाइटल रोल करता है। और ये जिसमें हमारा बेसिकली ग्लायोमास और ग्लायोब्लास्टोमा होता है जो कॉमन इंडिकेशन है इसकी। उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी एडिनोमास, वो भी एक तरह का कॉमन इंडिकेशन है, यानी कि इन केसेस पे तो MRI की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है और मस्ट होती है। इसमें हम डायनेमिक स्टडी भी करते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है। और उसके बाद आता है हमारा वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, जैसे कि किसी भी तरह का वस्कुलर मालफॉर्मेशन होता है, जैसे कि कैवर्नस मालफॉर्मेशन, AV मालफॉर्मेशन, AV फिस्टुला, इनको भी MRI की हेल्प की मदद से रिमूव किया जाता है, यानी कि MRI की इमेज ली जाती है ऑपरेशन से पहले और उसको एक्यूरेसी के साथ रिमूव किया जाता है। और इंट्रा ऑपरेटिव जो MRI है, या एक तरह से बिफोर ऑपरेशन जो हम MRI करते हैं उसमें हम इस्टेमिक चेंजेस, यानी कि जो ब्रेन में चेंजेस हैं और उसको देखने के लिए और ब्लीडिंग को भी देखने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन जो सर्जन को हेल्प करती है सर्जरी के दौरान।
तो ये था हमारा इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.